कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने देखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, फिर देखा थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, फिर रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत देखा। उसके बाद ऐसे कुछ प्रश्न मन में निर्माण हुए जिसके उत्तर हम लोगों को जानना जरूरी है। क्या निर्माण हुआ कि परमाणु की, जो हमारे पुस्तक में भी वो प्रश्न दिए गए हैं, थोड़ा सोचो में, परमाणु की आंतरिक संरचना में यह किस खोज के कारण ध्यान में आता है कि परमाणु की जो आंतरिक संरचना है, ऐसा किस बात पे हम लोगों के ध्यान में आता है। तो जो आपने देखा कि रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था, विकिरण का प्रयोग। तो किसके कारण किया? रेडियो सक्रियता, यानी कोई किरण यदि भेजते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेडियो धर्मी तत्व का प्रहार करते हैं, रेडियो सक्रियता। तो रेडियो सक्रियता तत्व, रेडियो सक्रियता की खोज के कारण जो है परमाणु की आंतरिक रचना के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ठोस परमाणु और थॉमसन के प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु, इसमें क्या अंतर होता है। अब आपको मालूम है डाल्टन के परमाणु प्रतिकृति में हमने क्या देखा था कि परमाणु कृति कैसे, इसकी परमाणु कैसा है, एक ठोस कठोर पदार्थ है जिसमें जो खोखला नहीं है, पूरा भरी ऐसा एक खोखला गोला है, मतलब ठोस गोला है। फिर उसके बाद हमने थॉमसन का क्या देखा था कि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ धन आवेश युक्त ऐसा जेल वाला भाग है और उसी में जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अंतर है दोनों में। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेश का वितरण, इसमें क्या अंतर है। थॉमसन के प्रतिकृति के अनुसार जो है धनात्मक आवेश कैसा होता है, एक समांगी गोला है, यानी पूरा इसमें ऐसे करके गोले में क्या फैला हुआ है, धन आवेश फैला है, ऐसा उन्होंने बताया था। और फिर उसके बाद दूसरा हमसे क्या पूछा कि रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि नाभिक के अंदर धन आवेश पाया जाता है। ये अंतर उन्होंने बताया था कि प्रतिकृति के अनुसार जो नाभिक में जो है धन आवेश समाविष्ट होता है, ऐसा बताया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, डाल्टन और थॉमसन की परमाणु प्रतिकृतियों में होने वाली कौन सी बात रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में है, ऐसी कौन सी बात है। तो उसके अनुसार देखो, थॉमसन के परमाणु कृति के अनुसार जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक आवेश वाले किसी जेल में स्थित होते हैं और जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है और दोनों आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण परमाणु कैसा होता है, विद्युत दृष्टि में उदासीन होता है, ऐसा दोनों प्रतिकृतियों में बताया गया है। फिर उसके बाद अगला हमसे पूछा है कि डाल्टन और थॉमसन परमाणु प्रतिकृति में ऐसा कौन सा अंतर है जो दोनों में हम लोगों को न होने वाली ऐसी कौन सी बात है। तो डाल्टन की परमाणु कृति में संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और डाल्टन की परमाणु कृति में इलेक्ट्रॉनों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। उसी प्रकार रदरफोर्ड की जो परमाणु कृति है उस संरचना में जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो धनात्मक आवेश है वो नाभिक के अंदर होता है, ऐसा बताया गया। फिर दूसरा क्या बताया है, थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में धनात्मक जो आवेश है वो जेल में स्थापित होता है और इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते हैं और नाभिक की कोई संकल्पना उन्होंने नहीं बताई है। जबकि रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, वो जो कक्षाएं होती है उसमें बाहर जो है वो परिभ्रमण करते हैं और नाभिक के अंदर धन आवेश होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाला विद्युत आवेशित वस्तु, ये जैसे जैसे कोई भी वस्तु जो है कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके कारण ऊर्जा कम होती है, ऐसा भौतिक शास्त्र ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार तो ये होगा कि रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु प्रतिकृति है वो अस्थायी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ये घूमते घूमते तो इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो फिर ये नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कैसा है, वो अस्थायी है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन फिर नष्ट हो जाएंगे, उसमें की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणु जो है अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में क्या होता है, स्थायी भाव होता है। ये जो है ऐसा नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो नील्स बोर वैज्ञानिक ने क्या बताया कि केवल रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है,
बाकी सभी परमाणु जो है स्थायी भाव से होते हैं, यानी इनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो उसको हम लोग नील्स बोर की प्रतिकृति कहते हैं। तो नील्स बोर ने जो है 1913 में अपनी विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार उन्होंने परमाणु का जो स्थायी भाव प्रकट किया, उसमें बताया कि परमाणु में जो है जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने के कारण वह वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने बताया ये जो नाभिक है उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं, और उनके बीच में जो है दूरी कैसे होती है, समान होती है। ऐसा उन्होंने पहला बताया। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि विशिष्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर होती है। जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, तो ऐसे प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की जो है ऊर्जा कैसे होती है, स्थिर होती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर तीसरा उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ये भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में जब जाते हैं, छलांग लगाकर जाते हैं, तो अपने अंतर के बराबर ऊर्जा उन लोग क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और उसी प्रकार जब बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते हैं उस समय अपने अंतर के बराबर जो है वो ऊर्जा जो है उत्सर्जित करते हैं। तो समझ रहा है उन्होंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यदि एक कक्षा से अंदर की कक्षा से यदि बाहर जाते हैं तो अपने अंतर के बराबर, जितना अंतर होता है उनका उतने अंतर के बराबर जो है वो ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसी प्रकार बाहर से यदि अंदर की ओर वो छलांग लगाकर आ रहे हैं तो उतने ही अंतर के बराबर ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित करते हैं। ऐसा नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रतिकृति के द्वारा बताया। और उन्होंने ये स्पष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने ये प्रतिकृति बनाई। और प्रतिकृति में उन्होंने ये केंद्रक है, जैसे ये केंद्रक है, नाभिक नाम दिया, और इसमें जो पहली कक्षा है ये नाभिक है, और नाभिक के पहली जो कक्षा थी उन्होंने उसको के नाम दिया, दूसरी को एल, तीसरी को एम, और फिर चौथी एन, ऐसे इसी प्रकार जो है उन्होंने नाम देते चले गए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो यानी ये एन कवच, यानी ये पहला कवच क्या हो गया, पहला कवच क्या हो गया, यह कक्षा क्या हो गई, के, दूसरी कक्षा हो गई एल, तीसरी कक्षा हो गई एम, और चौथी कक्षा हो गई एन, फिर ऐसे ही एम एन ओ पी इस प्रकार रहेगा। तो उन्होंने ऐसी कक्षाओं को नाम दिया नाभिक के चारों। नाभिक एक अलग है, नाभिक के बाद एक दूसरा बनाएंगे, इसी को नाभिक नहीं मान लेंगे, यानी इसी को के नहीं मान लेना है, एक नाभिक के बाद में फिर आगे कक्षा है। तो बोर ने परमाणु कृति के अनुसार कुछ परमाणु अपने प्रतिकृति प्रस्तुत किए। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नाभिक में क्या होता है, धन आवेश होता है, और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन यानी ये ऋण आवेश वाले ये जो है चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षाओं में। और पहली कक्षा को उन्होंने के नाम दिया, दूसरी कक्षा को या कवच को एल नाम दिया, तीसरे कवच या कक्षा को एम नाम दिया, चौथी कक्षा को एन। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब किस आधार पर कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे।